हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड टॉपिक, हमने 5 टॉपिक आपको मैंने बताए थे, उसमें से थर्ड टॉपिक था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। आज हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मीनिंग, नीड और उसकी जर्नल एंट्रीज और उसके साथ ही एग्जांपल करके इसको आज ही एक ही वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, रीवैल्यूएशन, री का मतलब होता है दोबारा, तो वैल्यूएशन का मतलब तो आपको पता ही है कि वैल्यू करना, किसी चीज़ की वैल्यू लगाना। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा वैल्यू करना किसी चीज़ को। अब प्रश्न उठता है कि दोबारा वैल्यू क्यों करनी। एज वी नो वी आर डूइंग चैप्टर ऑफ एडमिशन, तो उसमें जब नया पार्टनर आता है और ऑलरेडी से दे आर ए एंड बी, सी नया पार्टनर आया। अब ये जो ए एंड बी है, 10 ईयर ओल्ड इनका बिजनेस है। अब इनको पैसे की ज़रूरत है, इनको एक बंदे की ज़रूरत है, ये एक सी को लेके आए एज ए पार्टनर। अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब इन्होंने 10 साल पहले काम शुरू किया था तब कुछ एसेट्स और लायबिलिटी इनकी होंगी। जब 10 साल पहले इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज़ इनके पास जो थी, आज उनकी वैल्यू में कई गुना चेंजेस आगे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास इन्होंने 10 साल पहले एक शॉप खरीदी 1 लाख रुपए की, तो हो सकता है आज उसकी वैल्यू 5 लाख हो सकता है इन्होंने 10 साल पहले एक मशीन लगाई हो, तब इन्होंने वो मशीन 5 लाख की लगाई, तो डेप्रिशिएट हो के आज उस मशीन की वैल्यू शायद सिर्फ 50,000 रुपया रह गई हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो पुराने पार्टनर होते हैं वो एप्रिशिएशन पे कंसंट्रेट करते हैं, और नया पार्टनर को दिख रहा है यार ये तो सारी चीज़ों की वैल्यू कुछ नहीं है, ये तो मेरे को लूट ले गए। तो दोनों के लिए, नए पार्टनर और पुराने पार्टनर के लिए, सारी सिचुएशन को जस्ट एंड फेयर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट है कि आप जितनी भी पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, उन सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को दोबारा से वैल्यूएशन करके और उस पर होने वाला जितना भी प्रॉफिट या लॉस, वट एवर द केस में भी, उसको पुराने पार्टनर को ही दे दो। नए पार्टनर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये इसकी ज़रूरत रहती है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और बतानी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या कह लो कि वो रट्टा मारते हैं, क्रैम करते हैं कि एंट्री को, कि ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझें तो हमें एंट्रीज एक ही बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। क्या है, आपने +1 में ट्रायल बैलेंस का चैप्टर किया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार पढ़ लेना। ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में आपको याद होगा हमारे पास 2 चीज़ें होती थी, एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब आप कहोगे सर एसेट लायबिलिटीज़ तो बैलेंस शीट में होती थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस शीट में भी होती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से रिलेशन क्यों है? ट्रायल बैलेंस में हम ये बताते थे कि अगर एसेट है तो उसको डेबिट करना है, अगर लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करना है। तो अब देखो, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और इसका बैलेंस क्या होता है? ये मैं लिख देता हूं, बैलेंस। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर हमें एक थोड़ा सा इसको यहीं पे रोके एक और एग्जांपल मैं देता हूं, फिर इसको कोरिलेट करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा 2 + 2 = 4। प्लस होता है तो हम प्लस करते हैं। अगर मैं कहूँ -2 तो ये क्या हो जाएगा? -4। सिंपल मैथमेटिक्स जो है। अब प्लस हो तो प्लस होता है, माइनस माइनस हो तो फिर भी प्लस होता है तो आता है। अब इसको हम अगर हटा देते हैं, अगर हमें ये पता हो कि जो हमारी एसेट्स हैं
कंसंट्रेट वन थिंग एट वन टाइम, फर्स्ट वी कंसंट्रेट एसेट। अगर हमें माइंड में ये चीज़ याद रहे कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो अब इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो फिर एसेट भी डेबिट होगी, एसेट डेबिट होगी। अगर डिक्रीज करना है तो ये क्रेडिट होगी। इसी तरह लाइबिलिटीज के केस में उल्टा हो जाएगा, लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए। लाइबिलिटी जो हमने लोगों को देने हैं पैसे से, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, मान लो आपने 50,000 देने थे, बाद में पता चला हमने टोटल गलत दिखाया, हमें 70,000 देना है, 70,000 देना है, 20,000 ज़्यादा देना है, तो अब हम क्रेडिटर को फिर और क्रेडिट करेंगे। तो जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं अगर वो बढ़ेंगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेंगी तो डेबिट करेंगे। ये सबके लिए नहीं है, अगर जिसको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्रीज भी करेंगे, हम क्रैम भी कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। एंट्री अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट वे ये था कि हमारे माइंड में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस पता होना चाहिए। एट वंस इफ़ वी नो द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो एट वंस वी कैन डिसाइड कि एसेट को डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। सो देयर कैन बी इंक्रीज इन द वैल्यू। अब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का मेन पार्ट जो जनरल एंट्रीज हैं, लगभग 6 जनरल एंट्री हैं, वो जनरल एंट्री करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा 70 to 80%, बाकी 20-30% जो है एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन करके उसको कवर करेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो कहता है एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मैंने कहा है एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट का बैलेंस डेबिट है तो फिर से डेबिट करेंगे, तो एसेट काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, तो एसेट का बैलेंस डेबिट था, कम हो गई, अब क्रेडिट करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज़ काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट के केस में जो जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड OPCA ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट, OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन केस ऑफ लॉस द एंट्री विल बी रिवर्स, तो हम कहेंगे OPSR OPCA ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा लगभग छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या आती है, मैंने आपके लिए एक एक एक्सरसाइज पिक की है। आई थिंक ये बुक कौन सी है, DK गोयल। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, बैक एक्सरसाइज, इसके अंदर 10-12 जनरल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो उसमें अलग अलग वे से जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्रीज आ गई, जनरल एंट्री के बाद एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन काउंट बनाना होता है, तो इसके बाद जब बड़े क्वेश्चन करेंगे हम उसमें रीवैल्यूएशन काउंट वगैरह बना के समझेंगे। तो ये एक्सरसाइज 50 बुक का नाम DK गोयल। तो हम इसको देखते हैं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको ऑलरेडी उन्होंने 2 लाख रुपया कम शो किया हुआ है, 2 लाख रुपया कम था, तो अब इंक्रीज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को
लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, थोड़ा दूर लिख लेते हैं। उसके बाद स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 60,000। ये हमने शायद पीछे भी ऐसा किया हो। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 60,000। तो थोड़ा सा रफ वर्क में करते हैं, यही कर लेते हैं। उसने वैल्यू दी हुई है 60,000 स्टॉक की। अब क्या बच्चे क्या करेंगे, इसका 20% निकाल देते हैं, जो कि 12,000 आएगा, जो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इट मीन्स जो स्टॉक हमें शो हो रहा है वो 20% इंक्रीज होके हो रहा है। तो असल में लेट स्टॉक 100, 20% शो किया ज़्यादा, तो ये आ गया 1/20। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका ये है, $60,000 को 120 से डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 10,000। क्योंकि मैं लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो आप जो फिगर देख रहे हो वो 100 + 20, 120% वाली फिगर देख रहे हो 60,000। तो ये वाला गलत था, हमें ये लेना है। तो इसकी जनरल एंट्री हम डालेंगे, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड था, ज़्यादा था, अब कम करेंगे, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 10,000। ये आप नोट कर लिया अपने। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉई। कोई एक्स एम्प्लॉई है, पुराना एम्प्लॉई है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविज़न बनानी है। तो ये हमारा लॉस है, वी हैव टू पे मनी, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो लॉस है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर compensation, amount was 20,000। उसके बाद sundry debtor pay and the books rupees 1,50,000, they are estimated to produce not more than 1,30,000। तो sundry debtor में, sundry debtor हमारी एसेट है 1,50,000 की थी, अब वो 1,30,000 प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है 20,000 का हमारी एसेट कम हुई, हमें लॉस हुआ, तो हम एंट्री डालेंगे रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय 20,000। फिफ्थ एंट्री, creditor include an amount of 10,000 received as a commission। क्रेडिटर्स कोई फिगर है 50,000 की, मान लो उसमें 10,000 की आइटम है जो हमें कमीशन रिसीव हुई थी, तो ये तो जो एंट्री है ये रेक्टिफिकेशन है, इसको इसमें नहीं आना, रीवैल्यूएशन में ये एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद a bill of exchange 40,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31 March but no entry has been passed। तो इसका क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज था 40,000,
विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो हमने डिस्काउंट किया हुआ था तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं आएगी रीवैल्यूएशन में। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000। ये जो दो एंट्रियां थी जनरल एंट्री बन जाएगी, लेकिन डीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं किया है, ओमिट कर दिया है। मुझे सिर्फ अभी आपको डीवैल्यूएशन से रिलेटेड ही करना था। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू थी 2 लाख। तो इस पे ध्यान देना, एक तो मशीनरी की वैल्यू कम हुई है तो हम एंट्री क्या डालेंगे, एंट्री तो डल गई रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। टू और बाय का खास ध्यान रखना है। अगर हम देखें, उसने कहा 2 लाख की एसेट थी, डिक्रीज टू 1,20,000, तो एक तो इसकी जो अमाउंट थी 80,000 आएगी। 80,000 कैसे आएगी, देखो कोई चीज़ है, आप यहाँ पे हो, इस पॉइंट पर पहुँचना है, तो हम क्या कहते हैं, रीच टू। रहने दो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। आई नीड सम स्पेस, इसको इरेज कर देते हैं। यार देखो, आपकी एसेट की वैल्यू है 2 लाख रुपया, तो उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके हम लेके आए हैं 1,20,000। इस वैल्यू को कम करके लेके आए हैं 1,20,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिड्यूस कितना किया है, 80,000। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। 2 बाय का एक और एंट्री करते हैं, बाय वाली, फिर क्लियर होगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय, इसमें था 2, अगली बारी में उसने क्या कहा, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1,20,000। तो इसमें 1,20,000 रुपया आपकी डेप्रिसिएशन आएगी, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। उसमें कहा था कि 2 लाख से कम करके 1,20,000 ले आया। अब इसमें वो कह रहा है 2 लाख की थी, उसमें से 1,20,000 कम कर दो तो 80,000 आ जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर 2 बाय में ध्यान रखना है, अगर बाय बोला हो तो जितना बोला है उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, और 2 कहा हो तो फिर डिफरेंस, 2 कहा था तो इन दोनों का डिफरेंस, उसमें बाय बोला था तो सीधा बाय हमने डेप्रिसिएशन लगा दी थी, वैल्यू कम कर दी थी। तो इससे हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म है। अगर आपको लगेगा कोई और क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हो। I hope with this topic is finished. Please like, subscribe and share my channel. Have a nice day. Thank you.